हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। आज हम करेंगे मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 12 और इतिहास विषय का ये प्रश्न पत्र है, जिसमें आपको अति लघुत्रात्मक प्रश्न एवं लघुत्रात्मक प्रश्न मिलेंगे। और इससे अगले वीडियो में हम करेंगे जो बड़े प्रश्न होते हैं वो लेंगे, उसमें निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है। और इससे पहले हमने कई एमसीक्यूज वाले वीडियोस भी जारी किए हैं, तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। आज का वीडियो शुरू करते हैं, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न ये है कि महाभारत का आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य कब और किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो इसका उत्तर दोस्तों इसी प्रकार देना है। मैंने पूरी भाषा बना करके लिखा है। आपको भी अगर आप 100% नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरा उसका पूरा एक वाक्य बना करके उत्तर लिखिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। संक्षिप्त में आप जो है एक वाक्यांश में उत्तर नहीं लिखें, बल्कि पूरा वाक्य बना करके उत्तर लिखिए। देखिए यहाँ पर उसका एक उदाहरण है आपके सामने आदर्श उत्तर लिखने का। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का कार्य 1919 ईस्वी में वी.एस. सुखतांकर के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इस प्रकार पूरा उत्तर लिखिए, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं? यह अंतर विवाह पद्धति से किस प्रकार भिन्न है? ध्यान रखिएगा, एक साथ दो प्रश्न है। परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका वेटेज भी इसी प्रकार से होता है। यानी अगर आप एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको एक ही प्रश्न का नंबर मिलेगा, और अगर आप दोनों प्रश्नों के उत्तर देते हो तो आपको दोनों जो है वो नंबर जो है वो दोनों प्रश्नों के आपको मिलेंगे। तो छोटे छोटे प्रश्न भी इस प्रकार से 2 या 3 बना करके एक साथ एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका उत्तर है, गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। ये तो हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर, ठीक है। बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं? उत्तर हुआ गोत्र से बाहर विवाह करने को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, यह अंतर विवाह पद्धति से किस प्रकार भिन्न है? तो यहां पर लिखना है कि परंतु अंतर विवाह समूह के बीच में होते हैं। अंतर विवाह जो होते हैं ना वो समूह के बीच में होते हैं। समूह में क्या होता है? गोत्र, कुल, जाति, ये इसमें शामिल की जाती हैं। तो इस प्रकार ये बहिर्विवाह और अंतर विवाह जो है वो पद्धतियां हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, किस राज्य में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था? राजाओं के नाम से पूर्व उनकी माताओं का नाम लिखा जाता था, तो वो कौन सा राज्य था? लिखना है उत्तर आपको, सातवाहन राज्य में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं का नाम लिखा जाता था। पूरा उत्तर लिखिए, पूरा नंबर पाइए, 100% नंबर पाइए। बोर्ड में जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी प्रकार से उत्तर लिखते हैं दोस्तों। वो कोई अलग उत्तर नहीं लिखते, उत्तर यही होता है, लेकिन उनके लिखने का तरीका अलग होता है, लिखने का तरीका उनका भिन्न होता है, इसलिए वो टॉपर बनते हैं। और टॉपर की कॉपीज अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर कई सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, देख लीजिए उनकी कॉपीज, आपको अपने आप अनुमान हो जाएगा कि टॉपर कैसे टॉपर बनते हैं। चौथा प्रश्न है, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के किन्हीं 2 आदर्श कार्यों का उल्लेख कीजिए। ध्यान रखिएगा, पूछा है धर्मशास्त्रों के अनुसार, तो आपको धर्मशास्त्रों के अनुसार ही क्षत्रियों के किन्हीं 2 आदर्श कार्यों का उल्लेख करना है। तो उत्तर लिखना है, धर्मशास्त्रों के अनुसार क्षत्रियों के क्षत्रियों के कोई 2 आदर्श इस प्रकार हैं। पहला है युद्ध करना और दूसरा है लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था। ये इनके आदर्श थे। पांचवा प्रश्न, कुल और जात में क्या भिन्नता है? उत्तर है, कुल परिवार को तथा जात बांधवों के बड़े समूह को कहते हैं। परिवार जो होता है उसको तो कुल कहा गया है, और जो बांधव का मतलब होता है भाई बंधु, तो बांधवों का यानी भाई बंधुओं का जो बड़ा समूह होता है, कुटुंब का जो बड़ा समूह होता है, उसे जात कहा गया है। छठा प्रश्न है, महाश्वेता देवी ने किस लघु कथा की रचना की थी? उत्तर लिखना है, महाश्वेता देवी ने कुंती और निषादी नामक लघु कथा की रचना की थी। ध्यान रखिएगा, पूरा उत्तर लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा, और अगर संक्षिप्त उत्तर लिखने की कोशिश की तो संक्षिप्त उत्तर मिलेगा, नंबर मिलेगा। अगला 7वां प्रश्न है, पितृवंशिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्नों को और फिर उसी प्रकार उत्तर दीजिएगा। समझिएगा, प्रश्नों को रटने की कोशिश नहीं करें बल्कि समझें। पूछा गया है पितृवंशिकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शब्दों को समझिए, बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें टफ वाली बात नहीं है। उत्तर है, वह वंश परंपरा जो पिता के पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र से चलती है पितृवंशिकता कहलाती है। पिता के बाद में पुत्र, पुत्र के बाद में उसका पुत्र यानी पिता का पौत्र,
और फिर पिता का प्रपौत्र। तो ऐसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है परंपरा, वो कहलाती है पितृवंशिकता। अगला 8वां प्रश्न है, कुल और जाति में क्या अंतर है? तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर इस प्रकार लिखना है कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का प्रयोग बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है। अभी हमने देखा था जाति पहले भी आया था। तो जाति किसे कहते हैं? जो भाई बंधुओं का, कुटुंब का जो बड़ा समूह होता है उसे जाति कहा गया है, और कुल जो है वो परिवार के लिए प्रयुक्त हुआ है। 9वां प्रश्न है, अंतर्विवाह किसे कहते हैं? अभी हमने देखा था बहिर्विवाह और अंतर्विवाह पद्धति क्या है, तो वही उससे मिलता जुलता ही है प्रश्न। अंतर्विवाह समूह के बीच में होते हैं, और कोष्टक में लिख देना समूह में कौन कौन शामिल होते हैं, गोत्र, कुल या जाति। ठीक है, अब कुल क्या है, जाति क्या है, ये हमने देख लिया, और गोत्र क्या है हम आगे देख लेंगे, आगे प्रश्न आपको मिल जाएगा गोत्र के बारे में। तो लिंक जोड़िए, इनसे लिंक करिए एक दूसरे को, आपको चीजें याद हो जाएगी, रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करें। 10वां प्रश्न है, वंश से क्या आशय है? एक एक शब्द को समझिए, वंश किसे कहते हैं? हमने अभी कुल देख लिया, जाति देख लिया, अब बात करते हैं वंश की। तो उत्तर है इसका, पीढ़ी दर पीढ़ी किसी भी कुल के पूर्वज सम्मिलित रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, ठीक है ना। तो किसी भी कुल के जो पूर्वज होते हैं वो सम्मिलित रूप में एक ही वंश के माने जाते हैं। 11वां प्रश्न, महाभारत का युद्ध किन दो दलों के मध्य और क्यों हुआ था? ध्यान रखिएगा, दो चीजें पूछी है तो आंसर भी आपको उसी हिसाब से देना है। पहला तो यह है कि महाभारत का युद्ध किन दो दलों के बीच में हुआ था, उनके मध्य हुआ था, और दूसरा है कि उन दो दलों के बीच में महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था। तो पहला उत्तर है महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हुआ था। ठीक है, और चूंकि प्रश्न एक साथ दो पूछे है ना, एक ही सेंटेंस में, तो उत्तर भी आपको इसी के हिसाब से देना है। पांडवों के मध्य सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने हेतु हुआ था। सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे, शासक बनना चाहते थे दोनों ही दल, इसलिए इनके बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। 13वां प्रश्न है, देवपुत्र की उपाधि किन शासकों ने धारण की थी? उत्तर है देवपुत्र की उपाधि कुषाण शासकों ने धारण की थी। तो बिल्कुल सिंपल सा है, देवपुत्र की उपाधि किन शासकों ने धारण की थी? कुषाण शासकों ने। जो कुषाण वंश के शासक हुए थे उन्होंने देवपुत्र की उपाधि अपने लिए धारण की थी, अपने आप को देवता का पुत्र मानते थे। ये हमने एमसीक्यूज वाले चैप्टर में भी इसको लिया था, कई सारे प्रश्न हमने लिए थे, तो एमसीक्यूज बड़े इंटरेस्टिंग बनाए हमने, जरूर देख लीजिएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि का विस्तार होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रयाग प्रशस्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति कई बार परीक्षाओं में, विशेष करके कंपटीशन एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बोर्ड में भी इसके आने की पूरी संभावना है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, परीक्षा के बाद फिर आपको पता लगेगा कि हमने बताया था इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आ गया। मैं काफ़ी पिछले 13-14 सालों के अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को, प्रयाग प्रशस्ति जो कि जिसकी रचना हरिसेन ने की थी, इसको इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। 15वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में राजाओं और प्रजा के बीच होने वाले तनावपूर्ण संबंधों की जानकारी किससे मिली? तो प्राचीन भारत में राजाओं और प्रजा के बीच में होने वाले तनावपूर्ण संबंधों की जानकारी हमें जातक कथाओं से मिली। जो जातक कथा है उनसे हमें ये जानकारी मिलती है। 16वां प्रश्न है, अग्रहार से आप क्या समझते हैं? अग्रहार वह भूभाग था जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता था। ब्राह्मणों को दान में जो भाग भूमि का दिया जाता था, टुकड़ा जमीन का दिया जाता था, वो अग्रहार के नाम से जाना जाता था। सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। श्रेणी से क्या आशय है? 17वां प्रश्न है। उत्तर है उत्पादक एवं व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, दानात्मक अभिलेखों से क्या अभिप्राय है?
तो उत्तर है इसमें धार्मिक संस्थाओं को दिए दान का विवरण होता है। दानात्मक का मतलब होता है दिए हुए दान का वर्णन, जिन जो विवरणों में मिलता है हमें, तो उसे जो है वो दानात्मक अभिलेख कहते हैं। विशेष करके इसमें धार्मिक संस्थाओं को जो दान दिए जाते थे राजाओं महाराजाओं द्वारा, किसी विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति द्वारा, वो जो है वो दानात्मक अभिलेख कहलाते थे। 19वां प्रश्न है, इस युग में भारत से रोमन साम्राज्य को किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था? तो ये जो युग था, है ना, उसमें काली मिर्च, मसालों, कपड़ों, जड़ी बूटियों का इस युग में भारत से रोमन साम्राज्य को निर्यात किया जाता था। ध्यान रखिएगा, एक तो काली मिर्च हुआ करती थी, मसाले होते थे, कपड़े होते थे और जड़ी बूटियां होती थी, ये सारी चीजें। तो पहला स्थान तो भारत का था, ये भारत से जो है वो निर्यात किए जाते थे। और उसके बाद में फिर जो इधर के जो इलाके थे इंडोनेशिया वगैरह, वहां पर ये लोग जाते थे व्यापार करने के लिए, लेकिन पहले भारत में आते थे ये जो रोमन साम्राज्य के लोग जो थे वो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, काली मिर्च, मसाले, कपड़े और जड़ी बूटियां, ये भारत से निर्यात की जाती थी। 20वां प्रश्न और आज के हमारे इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ का रचयिता कौन था? इसकी रचना किसने की थी? तो दोस्तों उत्तर है, एक यूनानी समुद्री यात्री पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ का रचयिता था। तो एक यूनानी समुद्री यात्री था, उसने इस ग्रंथ की रचना की थी और ग्रंथ का नाम है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने हिस्ट्री के अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक 20 प्रश्न देखे हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। हम तकरीबन 5000 प्रश्नों की श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और पुनः हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, जहां पर आपको इस श्रृंखला के अगले वीडियोस मिलेंगे। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और इंग्लिश के वीडियोस भी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।